Hello, my dear. RK Simple Classes में आपका वेलकम. टुडे जीके जीएस और सीए करंट अफेयर्स की क्लास जो डेली डोज है, इसकी डेली डोज के नाम से मैं चला रहा हूं इस क्लास को. तो लेट अस स्टार्ट. नो वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है और पढ़ लिख के आगे बढ़ना है. क्वेश्चन 1 इज, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स को छोड़ने का फैसला किया? ब्रिक्स जो होता है, एक्चुअली ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देशों के ग्रुप को ब्रिक्स कहते हैं. तो इसमें अभी 6 नए देश शामिल हुए थे, इसमें से एक ने छोड़ने का फैसला किया है. ए कनाडा, बी अर्जेंटीना, सी अमेरिका, डी भारत. इसमें जानते रहिए बी ऑप्शन सही है. अर्जेंटीना ने इसको छोड़ने का फैसला किया है. कौन सा ऑप्शन सही है भाई? तो ये आप जानते रहिएगा बी, अर्जेंटीना. 2011 में ब्रिक्स हो गया ब्रिक्स. पहले ये ब्रिक था, साउथ अफ्रीका के आने से ये ब्रिक्स हो गया. 2014 में ब्रिक्स ने एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक को खोला था और इसका मुख्यालय जो है संघाई चीन में है. ठीक है. 1 जनवरी 2024 से इसमें 6 देश शामिल होने वाले थे. इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई और अर्जेंटीना. अर्जेंटीना ने छोड़ दिया था 5 देश. अब ब्रिक्स कितने देशों का संगठन हो गया? तो नाउ इट इज संगठन ऑफ 10 कंट्रीज. ये 10 देशों का संगठन हो गया, क्योंकि 5 और शामिल हो गए, एक ने छोड़ दिया. तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा. अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं, जेवियर मिलेई ने कहा कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे. अर्जेंटीना जो है वह एक दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, साउथ अमेरिका का. क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ए में इंदिरा गांधी, बी में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी में मीरा कुमार, डी में राधाबाई सुब्रमण्यम. इसमें राइट आंसर इज बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी. जो पहले ए पे लिखा है तो जानते रहे इंदिरा गांधी ये भारत की पहली प्रधानमंत्री थी. आज तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हमारे देश में हुई है इंदिरा गांधी. और सी में मीरा कुमार, तो मीरा कुमार को जानते रहिए ये भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी, लोकसभा स्पीकर. और डी में जो नाम है राधा बाई सुब्रमण्यम, ये भारत की पहली महिला सांसद थी. ये सब नाम याद रखिएगा. चारों पर मैंने देखो, जब मैं क्वेश्चन में नाम डालता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा गागर में सागर भर दूं, इसीलिए मैं नाम को सिलेक्ट करता हूं. क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहां है? केंद्र कहां है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां है? ए में है कटक, बी में है लखनऊ, सी में है त्रिची और डी में है आनंद. तो आप इसको जानते रहिए, इसका राइट आंसर इज त्रिची, यानी त्रिची तमिलनाडु में पड़ता है. राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र वहीं पर है. कटक जो उड़ीसा का मशहूर शहर है, महानदी के किनारे है, यहीं पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था. यहां पर अपने देश का राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो महानदी के किनारे है. दूसरा लखनऊ, तो लखनऊ में क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है. बहुत सारी चीजें हैं लखनऊ में. लखनऊ का पुराना नाम लखनपुरी था या लक्ष्मणपुरी था, कहते भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने इसको बसाया था. और ये गोमती नदी के किनारे है, यूपी की राजधानी है, नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को. ठीक है. त्रिची जो तमिलनाडु में है, यहीं पर है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र. और डी जो है आनंद, आनंद एक जिला है गुजरात का, और यहां पर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. कहां पर है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. आनंद, गुजरात. फिर उसके बाद है विटीकल्चर. क्या होता है विटीकल्चर? तो विटीकल्चर जानते रहिएगा. ए में है अंगूरों का उत्पादन है, खेती. बी में है मछली पालन, सी में है रेशम उत्पादन,
और डी में है फूलों की खेती। तो इसका सही आंसर है ए, अंगूरों के उत्पादन को विटिकल्चर कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और जानते रहिए। पिसीकल्चर, मछली उत्पादन को पिसीकल्चर कहते हैं, और रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है, रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर, और फूलों की खेती या फूलों के जो खेती की जाती है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं, जैसे मोरीकल्चर, मोरीकल्चर होता है शहतूत की खेती। शहतूत की खेती पर रेशम के कीड़े जो होते हैं वो पाले जाते हैं, तो जिससे रेशम उत्पादन किया जाता है, तो जानते रहिए मोरीकल्चर कहलाता है। एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स का मतलब है पौधों को हवा में उगाना, मैंने मिट्टी उट्टी में नहीं, हवा में पौधों को उगाने को क्या कहते हैं? एरोपोनिक्स। पामोलॉजी, फल विज्ञान को कहा जाता है, फल विज्ञान, पामोलॉजी। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, केचुआ की खेती करके ताकि वो माने ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसको तैयार किया जा सके। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? बागवानी का उत्पादन, जिसमें फल व सब्जी की खेती करना है, बहुत बड़े लेवल पर इसकी खेती जब की जाती है तो इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। और सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर होता है वनों के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित क्रिया। सिल्वीकल्चर माने इसमें वन कैसे बढ़ाए जाए, लगाए जाए, ये सब होता है सिल्वीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां है? अपने यहां कुछ बोर्ड है, उनको याद रखिएगा, आज ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फुल एंड फाइनल। तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां है? ए में है बेंगलुरु, बी में है कोट्टायम, सी में है कोच्चि और डी में है कोलकाता। तो जानते रहिए कि कॉफी बोर्ड का मुख्यालय जो HQ है, हेडक्वार्टर है, वो कहां पर है भाई? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जो वृषभावती नदी के किनारे है, और इसरो का मुख्यालय यहीं पर है। जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है। भारत में स्टार्टअप की राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं, क्योंकि दिग्गज कंपनियां, विश्व की बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वहां पर सबसे ज्यादा बेंगलुरु में है, तो इसको भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है। और एशिया की पहली सिटी ये है जहां पर सबसे पहले स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। कब? 5 अगस्त 1905 को। स्ट्रीट लाइट समझते हैं? जो रोड के किनारे जो लाइट होती है उसको स्ट्रीट लाइट कहते हैं, पोल में जो लगा के रोड को या आने जाने वालों के लिए किया जाता है। तो पूरे एशिया में अगर सबसे पहले कहीं पर स्ट्रीट लाइट लगी थी तो कहां लगी थी? बेंगलुरु में, 5 अगस्त 1905 को। इसको पब कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जानते रहिए, बहुत ज्यादा खाना पीना मदिरा उदिरा की भी दुकानें यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको इतना जानते रहिए बेंगलुरु के बारे में। उसके बाद इसमें एक नाम है कोट्टायम। तो कोट्टायम में जानिएगा रबर बोर्ड है, कोट्टायम केरल में पड़ता है, रबर बोर्ड यहाँ पर है। और उसके बाद है इसमें एक नाम कोच्चि। कोच्चि में क्या है भाई? कोच्चि में मसाला बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड, मसालों का स्टेट जानते हैं, केरल कर्नाटक इन सब में मसाले बहुत होते हैं, स्पेशली केरल में स्पाइस स्टेट के नाम से जाना जाता है। केरल, केरल को भगवान का राज्य कहते हैं, गॉड्स स्टेट, ये भी जानते रहिएगा। कोच्चि में है मसाला बोर्ड। उसके बाद है एक नाम है कोलकाता। तो कोलकाता में चाय बोर्ड है, टी बोर्ड है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, चाय बोर्ड कोलकाता में। और एक जानते रहिएगा गुंटूर, आंध्र प्रदेश का एक जिला है, यहां पर तंबाकू बोर्ड है। गुंटूर में क्या है? तंबाकू बोर्ड। और इसी के साथ एक चीज, केंद्रीय रेशम बोर्ड अगर पूछा जाए तो भी बेंगलुरु में है, केंद्रीय रेशम बोर्ड। तो इतना आप याद रखिएगा। आज के लिए यही इतने क्वेश्चंस थे, और जिसमें मैंने कम से कम आपको कितने सारी बातें आपको मैंने बताने की कोशिश की। अब आज के करंट अफेयर्स की बातें मैं आपको बताने चल रहा हूं। यस माय डियर, तो आज के करंट अफेयर्स देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर हमारे देश में 22 हैं, 6 और अमेरिका से मंगाए जा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है तो आप इनको जानते रहिएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर क्या है? एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर। कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। जापान में भूकंप आया है, तो यहाँ कुछ शहर में, जैसे आप जानते रहिएगा, जापान के मुख्य द्वीप जो होन्शु द्वीप के इशिकावा प्रांत में आया है। और यहाँ सुनामी की भी, सुनामी कहा जाता है जब सुनामी की आशंका जताई गई है। सुनामी जब भूकंप समुद्र में आता है तो उसको सुनामी कहते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है, इसकी स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है। होकुरुकु इलेक्ट्रिक पावर, कंसाई इलेक्ट्रिक पावर ने अपने अपने परमाणु संयंत्रों की जांच की है। कोई खास
वहां पर नुकसान तो हुआ है, लेकिन इन परमाणु न्यूक्लियर प्लांट को कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद यूनुस ये बांग्लादेश के नोबेल प्राप्त व्यक्ति है और इनको श्रम कानून के उल्लंघन में बांग्लादेश में 6 माह की अभी सजा सुनाई गई। तो जानते रहे मोहम्मद यूनुस, बताइए, नोबेल प्राप्तकर्ता व्यक्ति को 6 महीने की सजा दी गई है क्योंकि इन्हें श्रम कानूनों के उल्लंघन किया है। इसरो ने कल जानते ही एक्सपोसैट का उद्घाटन किया नए वर्ष में पहले ही दिन और एक नया इतिहास रच दिया। भाई, ऐसा करने वाला अमेरिका के बाद यह दूसरा देश बन गया है, इसको आप जानते रहिएगा। गोल्डी बरार, भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बरार को आतंकवादी घोषित कर दिया है। आप जानते हैं कि हमारे देश में आतंकवादी घोषित करने के लिए UAPA के तहत, माने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत घोषित किया जाता है। ये एक्ट जो है 1962 में चीन की लड़ाई, 1965 में जब पाकिस्तान के भारत के साथ लड़ाई हुई थी, उसके बाद भारत सरकार ने महसूस किया कि हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून होना चाहिए और इसको बनाया गया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसे कहते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इसी के तहत भारत सरकार किसी भी, चाहे वो नेशनल हो, चाहे हमारे देश में हो और चाहे वो विदेश में हो, किसी भी नागरिक संगठन को क्या घोषित कर सकती है? आतंकवादी संगठन घोषित करती है अगर उसके क्रियाकलाप से हमारे देश की एकता अखंडता को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है। तो इसमें सबसे बड़ी सजा क्या है? आपको आजीवन कारावास और मृत्यु दंड माने कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। तो आप जानते रहिएगा, कोई भी पूछता है कि किस कानून के तहत किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी घोषित किया जाता है, जानते रहे UAPA, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। ठीक है, उसके बाद है भारत और पाकिस्तान ने कैदियों की सूची का किया आदान प्रदान। देखिए, हमारे भारत और पाकिस्तान में हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को हमारे देश में कितने पाकिस्तानी कैदी हैं और पाकिस्तान में भारत के कितने कैदी हैं, इनका आदान प्रदान किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? तो काउंसुलर एक्सेस 2008 के समझौते के अनुसार। ऐसा हर वर्ष साल में 2 बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। तो इसमें बताया, पाकिस्तान ने कहा कि हमारे यहाँ भारत के 84 नागरिक कैदी और 184 मछुआरे हैं, कुछ सूची दिया। और इंडिया ने कहा कि हमारे यहाँ 337 नागरिक कैदी और 81 मछुआरों की सूची भारत ने दिखाया है कि ये इतना हमारे यहाँ पाकिस्तानी है। ये अदला बदली की जाती है, आपको डेट याद रखना है बस। और कौन से एक्ट के तहत? काउंसुलर एक्सेस 2008 के तहत। भारत सरकार ने चुनावी बांड की 30वीं किस्त जारी की मंजूरी दी। देखिए, चुनावी बांड का मतलब होता है इलेक्टोरल बॉन्ड भी इसे कहते हैं। इसके द्वारा लोग, जो भारतीय नागरिक हैं और भारतीय कंपनियां हैं, वो राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन कौन सी बैंक ऑथराइज्ड है? तो बैंक जानते रहिए SBI है। चुनावी बांड माने राजनीतिक दलों को चंदा देने हेतु जारी किए जाते हैं। ठीक है, क्या है चुनावी बांड? मैंने बताया ना कि राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए एक चुनावी बांड की व्यवस्था की गई है। 2018 से इसको लागू किया गया है अधिनियम। बिल तो इसका 2017 में था, लेकिन 2018 से ये चल रहा है। चुनावी बांड को भारतीय नागरिक या देश में स्थित कंपनियां संस्था खरीद सकती हैं। लेकिन कौन खरीद सकता है? किस राजनीतिक दल को हम चंदा दे सकते हैं? हम उसी को चंदा दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जिस राजनीतिक दल में पिछले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट पाया हो। उसी पंजीकृत राजनीतिक दल को चुनावी बांड के जरिए चंदा दिया जा सकता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनमन सर्वे, ये मोदी जी ने कहा कि इसमें अपने देश से नागरिकों से एक फीडबैक लिया जा रहा है कि 2014 से जब जो सरकार आई है बीजेपी, उसने क्या काम किया है, नागरिक इस पर क्या कहते हैं। जनमन सर्वे में भाग लेने के आह्वान किया है मोदी जी ने कि आप लोग भाग लीजिए, बताइए कि हमारे देश में क्या परिवर्तन हुआ 10 साल में। ठीक है, 9 वर्ष पर गुजरात में एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन गया। 108 स्थान पर लोगों ने सूर्य नमस्कार करके
सूर्य नमस्कार का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और मोढेरा सूर्य मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है गुजरात में, वहां भी सूर्य नमस्कार किया गया। वहां पर तो खुद ही गुजरात के मुख्यमंत्री उपस्थित थे, तो आप इसको भी अच्छे से जानते रहिएगा। यस माय डियर, तो ये था आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्यूज, और इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए, एक एक पॉइंट को समझते रहिए और देखिए कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो यू कैन लाइक इट, यू कैन सब्सक्राइब इट एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द वीडियो इंफॉर्मेशन। तो आप जरूर इसको डू सब्सक्राइब चैनल। ओके, नेक्स्ट टाइम पर टुमारो फिर मिलेंगे। थैंक यू।